बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। वीकेंड है जी, सब लोग अच्छा सा अपना वीकेंड गुजारिएगा। मौसम भी चेंज हो रहा है, स्मॉग भी कंपैरेटिवली बेहतर हुई है और वैसे भी आजकल तो हर कोई शॉपिंग कर रहा है जी, शादियों का भी सीज़न चल रहा है। सो बाहर जब कभी भी निकलें प्लीज़ एहतियात करें। मास्क का इस्तेमाल मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अगर आप मास्क का इस्तेमाल करें तो अल्टीमेटली आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है, तो ज़रूर कीजिए। सेकेंडली, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि जी बच्चों का बदलते मौसम में ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अब इन चीज़ों का एहसास हम लोगों को भी हो रहा है कि आपको किस तरह से केयर बच्चों की करनी पड़ती है। खैर, हमने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, खबरें भी होंगी, आज के मेहमान भी होंगे और फिर मैच के हवाले से भी कल का बड़ा मैच हो रहा है और लाहौरिये जी बहुत ही ज़्यादा हमें प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। लोगों ने तो अपने संडे के जितने प्लान थे वो पोस्टपोन कर दिए हैं और बड़े मैच के लिए वो प्लान्स कर रहे हैं। सो स्टार्ट में एक दफ़ा गुड लक बोल देते अपनी टीम को। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं जी हमारी टीम के लिए। आगाज़ प्रोग्राम का हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो मुसलमान जो आकिल है, बालिग़ है और जो सेहतमंद है और मुकीम है, यानी मुसाफिर नहीं है। नमाज तो खैर मुसाफिर पर भी लाजिम है, फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए क़स्र की इजाज़त है और सहूलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दी है। लेकिन हर मुसलमान मोमिन पर नमाज की अदायगी, नमाज को पढ़ना ये फ़र्ज़ करार दिया गया। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक ने अक़ीमुस्सलात फ़रमाया कि नमाज कायम करो, और नमाज कायम करने से मुराद यही है कि नमाज की जो शराइत हैं और नमाज के जो हुकूक़ हैं उनको हमेशा मुसलमान पेश नज़र रखे और फिर ही नमाज कायम होती है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कुरान पाक में है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो बेहयाई और बुरे कामों से रुकना ये दर हकीकत नमाज को कायम करना है। ऐसा नहीं कि एक शख्स नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो बेहयाई के काम और बुरे काम करने लग जाए। और यानी अगर वो दुकानदार है तो फिर मिलावट का सामान बेचे या कम तोले, अगर वो बहुत बड़ा ताजिर है तो फिर वो अपनी चीज़ बेचने के लिए झूठ बोले या लोगों को धोखा दे। इसी तरह जो शख्स जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है तो नमाज जब वो अदा करता है तो फिर उस पर लाजिम है कि वो बेहयाई के कामों से बचे, बुरे कामों से बचे, जुल्म और तअद्दी से बचे, लोगों को नुकसान पहुँचाने से बचे, तो फिर दर हकीकत वो नमाज को कायम करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे ये फ़रमाया है हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाज़ों की हिफाजत करो, निगरानी करो, निगहबानी करो। नमाज़ों की निगरानी और निगहबानी नमाज़ों की यही है कि नमाज को वक्त पर अदा किया जाए और नमाज के जो तकाज़े हैं और जो उसका सबक है वो एक मुसलमान को याद रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी बीत जाए नमाज़ पढ़ते हुए लेकिन ज़ुबान से हमेशा गाली निकले या बुरी बात निकले। एक तरफ नमाज भी पढ़ी जा रही हो और दूसरी तरफ बदज़ुबानी, बदकलामी और बदखुल्की भी की जा रही हो, तो ये नमाज सिर्फ़ पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से नमाजियों के बारे में ये फ़रमाया कि आपने फ़रमाया कि उन्हें वो सिर्फ़ टक्करें मारते हैं, बाकी उनको कुछ भी नमाज से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के तकाज़ों को और नमाज की जो गर्ज़ है दर हकीकत उसको वो पेश नज़र नहीं रखते। ये था आज का पैगाम। सो आप नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज के तकाज़ों को मद्देनज़र रखें, अच्छी तरह से वज़ू करके आप नमाज़ पढ़ें तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आदत खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। आ जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली खबर, अच्छी खबर फाइनली लाहौरियों के लिए ये है कि तल्लत पार्क में अंडरपास बनेगा। तरक्याती कामों में ताख़ीर, एलडीए सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस में 2 गुना इजाफा। अच्छा जी, पुलिस के बड़ों की तो लड़ाइयां चल रही हैं और सब इंस्पेक्टर से एसपी तक की तरक्कियां रुक गई हैं। और फाइनली जी चोरी डकैती की वारदातों के बाद लाहौरिये हैं जी जेब तराशों के निशानों पर।
खबरें हैं ये आज की, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर राउद इरशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि फाइनली अच्छी खबर कम ही होती है और मेरी शिकायत भी ये रहती है। सो आज की ये लीड स्टोरी है और ये लीड स्टोरी जी कैसर खोकर साहब की है। बाबू साबू इंटरचेंज तक बराह रास्त रसाई होगी, तल्लत पार्क में अंडरपास बनेगा। ये तल्लत पार्क कहाँ पे है, थोड़ा सा ये भी बाबू साबू इंटरचेंज के पास है। ये एलडीए ने समरी भेजी है कि बाबू साबू से तलत पार्क तक जो अंडरपास जो है ना, लोगों को रसाई देने के लिए जो है ना वो अंडरपास बनेगा। लेकिन है ना, मैं इस खबर से हटकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि एलडीए जितनी भी अंडरपास बना रहा है वो अमीरों के इलाके में बना रहा है। कभी गुलबर्ग का इलाका होता है, कभी समनाबाद का इलाका होता है। ये बाबू साबू अमीर लोग वहाँ रहते हैं, महंगा तरीन इलाका है बाबू साबू। मामिया कॉलोनी देखे, मामिया कॉलोनी देखे, वहां पर मामिया कॉलोनी में रोजाना ट्रैफिक जाम होती है, वहां पर फ्लाईओवर नहीं और एलडीए वहां पर आप मामिया कॉलोनी नहीं बना रहा क्योंकि वो गरीबों का इलाका है। मामिया कॉलोनी शादरे को तवज्जो नहीं दी जा रही। शादरे में इतनी ट्रैफिक जाम होती है और शादरे का जो बाईपास है वो अंडरपास जो है फ्लाईओवर वो रुका हुआ, उसके लिए फंड जारी नहीं हो रहे, बैकवा खजाना जारी नहीं कर रहा। मामिया कॉलोनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो अमीरों का इलाका कह दिया, मैं खुश हो गई। अच्छा, ये अमीर और गरीब के इलाके से हट के मैं थोड़ा सा खोकर साहब को, क्योंकि इस सारे एरिया से खोकर साहब ना आशना है। असल में ये रेस लगी हुई है एक साबिक वफाकी वजीर और एक मौजूदा सीनियर वजीर की। असल में जो मसला है वो ये है, और ये हल्का है पीपी 152, पीपी 152, और यहाँ से जो NA 126 MNA है वो हम यहाँ हमाद अजहर हैं। जो सीनियर सूबाई वजीर हैं वो अपना जो पीपी 151 है वो उनकी कोशिश है कि हर चौक चौराहे में अंडरपास और फ्लाईओवर बन जाए। कल ही क्रिकेट स्टेडियम की भी बात हमने सुनी, बड़ी अच्छी बात है। डेवलपमेंट्स के काम होने चाहिए, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, लेकिन ये गरीब और अमीर की बात नहीं है। अगर आप ये बात करते हैं कि यही अंडरपास जो है वो गुलबर्ग के एरिया में बनता है या सब्जाजार में बनता, तो बात समझ आती है कि अमीर एरिया की ये बिल्कुल ये सही डिसीजन है। और तलत पार्क उन निगलेक्टेड एरियाज में से एक है जहां पर सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी फूटी सड़कें, सिमिलर इलाके होते हैं ना, ये पॉइंट बेसिकली कौन सा, ये समझा दे लाहौरियों को। अच्छा, मैं आपने हमेशा ये सुना कि बारिश के बाद लक्ष्मी चौक में पानी जमा होता है, लेकिन जितना पानी तलत पार्क में जमा होता है ये आपकी एग्जैक्टली मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता देता हूं कि बिल्कुल ये जो बाबू साबू इंटरचेंज है, बाबू साबू इंटरचेंज के अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आपको राइट और लेफ्ट का जो एरिया है वो तलत पार्क, और बहुत गुंजान आबादी बढ़ती चली जा रही है और अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ पे। इसमें वहाँ पर जो PTI के लोग हों या ये यूनियन काउंसिल 93 बनती है बुनियादी तौर पर, और ये हमेशा शाहीनाबाद, तलत पार्क ये इतने इस कदर नेग्लेक्टेड एरियाज हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम वादे सभी लोग करते हैं लेकिन यहाँ पर काम करवाया नहीं जाता। इसमें सिर्फ एक गुजरगाह है जो मोटरवे के नीचे से क्रॉस करता है, जिससे और उसी गुजरगाह से ही गुजारा करना है, वहीं से ट्रॉलर ने गुजरना है, वहीं से बड़े जो हैवी डंपर जो पूरे शहर में रेत आपके मिलती है घर बनाने के लिए, ये उसी एरिया से सारी आती है। और ये एरिया हल्की सी भी बारिश हो और बिल्कुल तालाब, और कई रोज़ तक तालाब का मंजर ये पेश करता है। आप शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा, ये रिपोर्ट भी हमने किया हुआ है यहाँ से। तो ये जो अमीर इलाके की बात है मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करता। ये निगलेक्टेड एरिया था, इसमें डेवलपमेंट की स्कीम्स इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अंडरपास भी ज़रूरी है यकीनन, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर पीने के साफ़ पानी की फराहमी पर तवज्जो दी जाए और वहाँ जो सड़कों की खस्ता हाली है उस पर तवज्जो दी जाए। और चूँकि वहाँ पर साथ ही बिल्कुल जो साथ ही एक गांव भी है, पदरू गांव भी है, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये बुनियादी तौर पर जो मसला है वो यही है कि यहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से है ही नहीं। बिल्कुल वहाँ पे भी होना चाहिए, वहाँ पर भी होना चाहिए। यासर गिलानी और वहाँ के जो टिकट होल्डर थे उनके मेहर वाजिद साहब,
उनको बिल्कुल करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए। वहां पर शादरा के तो जो तमाम तर प्रोजेक्ट्स है वो तो 2015-16 के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट थे, जिनमें एलिवेटेड वहां पर एक्सप्रेसवे थी जो कि रचना टाउन तक जानी थी, मेट्रो बस की एक्सटेंशन थी, बिल्कुल होना चाहिए। खोखर साहब हम तो इस बात से इख्तलाफ कर ही नहीं रहे कि ना हो, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इमामिया कॉलोनी में हो, शादरा की कई आबादियां आज भी वहां पर जो पार्क्स हैं वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, तो ये बिल्कुल होने चाहिए। और हमेशा हमने ये सुना है वैसे कि अंडरपास और फ्लाईओवर हमेशा जो पोश एरियाज में बनते हुए तो हमने देखे हैं, लेकिन पहली मर्तबा ये तो आप अपनी करेक्शन कर लें, ये बिल्कुल एक निगलेक्टेड एरिया जहाँ पर ये बन रहा है। लेकिन जो सूबाई सीनियर सूबाई वजीर और साबिक वफाकी वजीर की जो आपस में जो रेस है तरक्याती काम कराने की, उसका फायदा लोगों को मैं कहती हूँ, मैं भी ये कहने लगी चले लगी है रेस, और ये रेस लगी रहनी चाहिए। अब जिस तरह से मेयर वाजद और इब्रारुल हक की वहां पर रेस है जो शादरा की आप बात कर रहे हैं उस हल्का से, तो उसका फायदा ऑब्वियसली लोगों को होगा, काम होगा। मैं कहती हूँ जितनी मर्जी आज आप तलत पार्क जैसे एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता, वहां पर बच्चों के रिश्तों का बड़ा मसला है, वहां पर जब भी जाते हैं तो अच्छा, एक हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमी है जिसकी तरफ राव साहब ने इशारा की है कि अगर इलाका अच्छा नहीं है, आसपास कोई घर अच्छे नहीं है, बाहर कोई पानी जमा है, सड़क टूटी है, और वहां पर आप डायरेक्ट लोग आते कहते जी आप वहां पर 5 मरले के प्लॉट का रेट देखें, आप सुन के हैरान होंगे कि ये इतना निगलेक्टेड एरिया और रेट ये है। यहाँ पे जमीन का रेट ठीक ठाक है क्योंकि बाबू साहब इंटरचेंज है, एक्सेस है, तमाम तर ट्रांसपोर्ट करीब है, रिंग रोड करीब है, सब्जाजार करीब है, गुलशन रावी बिल्कुल करीब है, शेराकोट बिल्कुल करीब है, तो ये एक इम्तजाज है जो दही अच्छा और होगा अगर ये बन जाएगा। खोखर साहब, ये बनना कब है वैसे? जी बिल्कुल, इसके लिए पैसे मांगे 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो है ना महकमा खजाना से एलडी ने मांगा है, और महकमा खजाना में इस वक्त समरी ये वर्किंग हो रही है, ये समरी वज़ीर आला के पास जाएगी और इसके जल्द फंड जारी हो जाएंगे। इसका अप्रूवल हो चुकी है, पंजाब गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर ली है, अब सिर्फ फंड जारी होने बाकी रह गए। अब फंड जारी होंगे तो इस पर काम शुरू हो जाएगा। चलें जी, बहुत अच्छी चीज है और इस पर जल्दी काम का आगाज होना चाहिए। राउदर शाह साहब की खबर है जी, मकबरा नादरा बेगम और पार्क की बहाली पर काम शुरू, 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, काम शुरू कर दिया गया है। कितना जरूरी था यहाँ पर काम होना और कुछ इस काम के फीचर्स बता दीजिएगा राव साहब। अच्छा, ये मियां मीर से मुल्हिका एक एरिया है जो कि मकबरा नादरा बेगम, ये बुनियादी तौर पर साथ ही क्रिकेट ग्राउंड भी एक है, और अच्छा, बहुत सारे लाहौरियों को ना इन जगहों का पता भी नहीं होता। ये इन्फेंट्री रोड से जब आप मियां मीर की तरफ आते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, आपको जो ही आप इन्फेंट्री रोड का नाका वापस धर्मपुरा की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट लेफ्ट ही आपका ये बनेगा और सीधा इसी बारादरी में आप पहुंचेंगे, और ये तकरीबन 200 साल पुराना ये मकबरा है। अच्छा। ये हमेशा निगलेक्टेड रहा है। इसमें PHA की गफलत की वजह से वहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम कभी किसी ज़माने में हुआ भी है तो वो भी जो जंगले जो आयरन फेंसिंग थी वो भी गायब कर दी गई, लाइट्स गायब कर दी गई, और बेहतरीन वो एक जगह है मियां मीर दरबार से मुल्हिका जो ओपन एरिया, और वहाँ पर बच्चों के खेलने का क्रिकेट ग्राउंड भी है, जिसको PHA चाहती तो है कि हमें अरबों रुपए के फंड दें, लेकिन जगह की सफाई वगैरह कराई है गालिबन। ये कल जब वहां पर कमिश्नर साहब गए हैं, जाहिर है जहां पर कल 11वां जब 11वां मरहला कल शुरू किया तो कमिश्नर साहब ने वहीं से शुरू किया था, और इसमें वहां पर जो ये वो ग्राउंड है, मकबरे की अहमियत अपनी जगह पर 200 साल पुराना है, उसमें कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि इसकी बहाली के लिए इक़दाम करेंगे। वहां पर जो वाहद क्रिकेट ग्राउंड है, इस ग्राउंड की प्रोडक्ट्स आपको बता दूं कि अब्दुल कादिर इसी ग्राउंड की प्रोडक्ट हैं, आमिर सोहेल इसी ग्राउंड की प्रोडक्ट है, उसके अलावा दर्जनों क्रिकेटर्स हैं, नवीद अंजुम इसी ग्राउंड की प्रोडक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट क्लब्स हैं वो तारीखी क्रिकेट क्लब्स हैं और कोई 100 साल पुरानी क्रिकेट क्लब्स यहाँ पर मौजूद हैं। और उस हवाले से कल जब कमिश्नर साहब ने दौरा किया तो ग्राउंड को पानी भी लग गया, सफाइयां भी हो गई, और अच्छा खासा ये ग्राउंड आबाद किया गया था 5-6 साल कबल, और उसके बाद इसकी देखभाल नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ वहाँ पर जो फेंस वो चोरी की गई, वहाँ पर जो सहूलियात थोड़ी बहुत फराहम की गई थी वो भी सारी फिर से मिसिंग फैसिलिटीज में हुई। बता दें, बड़ी अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लग रहा है। बताता चलूं कि आपको कि ये जो मकबरा नादरा बेगम है ये वॉल सिटी अथॉरिटी के वाले कर देना चाहिए, ताकि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से इसका जो तारीखी हैसियत है उसको महफूज किया जा सके और इसको वॉल सिटी जो है ना लुक आफ्टर करे। वॉल सिटी क्यों करे? आर्काइव डिपार्टमेंट किस मर्जी की दुआ है? काम तो उनका है,
काम उनका उनको करना चाहिए। आर्काइव डिपार्टमेंट ने आंखें बंद की हुई हैं, मकबरे की जो खस्ता हाली है वो आप देख के हैरान होंगे। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, खस्ता हाली बहुत सारी इमारतों के शहर लाहौर में है, जो कि हम कहते हैं जी हमारा विरसा है। सवाल ये पैदा होता है कि आज कमिश्नर साहब वहां गए तो पानी भी लग गया, जगह की सफाई सुथराई भी होगी, क्या ये सिर्फ एक दफा होना था? यहाँ पे क्या फॉलो अप के लिए और इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई काम किया जाएगा? इन इमारतों को इनकी असल हालत में कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा लाहौर जो कि सकाफत के लिहाज से पहचान ही हमारे लाहौर की ये पुरानी इमारतें हैं, तो इस पर काम वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। तरक्याती कामों का हर रोज का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन ये तरक्याती काम जब शुरू होते हैं तो हम भी इंतजार कर रहे होते हैं कि पाए तकमील को कब पहुंचेंगे। कुछ तरक्याती कामों की मिसाल हमारे सामने है, शेरावाला की बात कर लें, गुलाब देवी की बात कर लें, जो डेडलाइन दी जाती हैं उससे बहुत आगे चले जाते हैं। शाहकाम पर अभी भी मेरे ख्याल से काम चल रहा है। सो ये तरक्याती काम जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो आवाम को तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन इनके जो कीमतें हैं, जो इनके ऊपर तखमीना लागत लगाई जाती है, उसमें भी दोगुना इजाफा हो जाता है। और आपको बताएं कि एलडीए सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस में भी दोगुना इजाफा हो चुका है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक चीज़ जो प्रॉपर आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, आपने मीटिंग्स कर ली और तमाम चीज़ें जो हैं वो सेट कर ली, उस पर फिर ताख़ीर की वजूहात सामने क्या आती हैं? राव साहब देखिए, चूँकि हर जगह पे सियासत है और सियासत हमने करनी है, खा कौमी खजाने का बेड़ा गर्क हो जाए, कौमी खजाना खाली हो जाए, मतलब हमने सियासत करनी है, जो मर्जी हो जाए। अब आप देखिए कि एलडीए सिटी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है जो आके आपने शुरू किया और इसकी टाइमलाइंस तय हैं। इसमें जो आपने लैंड एक्विजिशन करनी थी वो कर ली, जो आपने डीएचए मॉडल पर जो लोगों से अपने जो प्रॉपर्टी डीलर्स से या जो आपके पैनल पे डीलर्स हैं उनसे जो ज़मीन आपने लेनी थी या मालकान से अराजी लेनी थी, वो काफ़ी अरसे से वो इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हुए हैं काफ़ी हद तक। अब डेवलपमेंट का काम है, इसको मुसलसल ताख़ीर इसलिए की जाती है कि इसमें ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़े, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर है उसका बोझ जो ख़जाने पर आएगा और फिर और पैसे मांगेंगे, और पैसे आएंगे तो फिर और कमीशन आएगा। तो ये वो एक रविश है जिसको दुनिया चांद की तरफ जाने की सोच रही है। हम यहाँ पे आज भी वही अपनी कमीशन के लिए ख़जाने का मुंह जो है वो खोले हुए हैं, और इसी तरह से सारे काम आप पूरे शहर में अब देख लें। आप इसकी एलडीए सिटी की बात कर रही हैं, 2018 में मुकम्मल करने थे आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, आज तक मुकम्मल नहीं किए। अब वहां पर जबकि चंद करोड़ चाहिए प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ चंद करोड़ रुपए चाहिए थे, नहीं जारी किए गए, और अब जबकि अरबों रुपए जारी करने पड़ रहे हैं आपको। इसी तरह से शेरावाला जो फ्लाईओवर है, हज़रत गंज बख्श फ्लाईओवर जिसको कह रहे हैं, उसके हालात आप देख लें कि उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम साथ में जाना है वो आज तक वो मुसलसल तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ शाहकाम फ्लाईओवर आपने खुद ही जिक्र कर दिया, स्टेप है राव साहब, लैंड एक्विजिशन। एग्जैक्टली, सबसे पहला स्टेप है। हाँ। जब तक आप लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे, और देखिए जो इंटरेस्टिंग पहलू है इसमें, एलडीए की ये जो रविश है कि ये पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उस गरीब जिम्मेदार किसान की ज़मीन हथिया कर कमाना चाहते हैं, जिसकी वरासत, जिसकी एक आस उम्मीद होती है कि इसके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, उसकी ज़मीन को कहते हैं कि इसको सरकारी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है उसके तहत लैंड एक्विजिशन कर ली जाए। जबकि वो जब प्लॉट फरोख्त करते हैं लाखों में, करोड़ों में, वो एक कनाल का रेट आप अभी देख लें एलडीए सिटी में, अभी वहाँ पर आबादी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ पे, और कौन कौन सा ब्लॉक किस तरह से जाना है या तशहीर उसकी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रेट्स आप देखेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि 22 लाख से कनाल की फाइल शुरू होने वाली अब कोई 80-85 लाख पे सब जगह इस तरह है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। अब साफी कॉलोनी में डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए हैं, ये एलडीए के जो स्कीमें हैं तमाम में डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए हैं। और लाहौर शहर में सबसे बड़ा मसला जो है, एक सफ़ेद पोश बंदे के लिए जो घर बनाना है ना, वो बहुत मुश्किल हो गया है कि वो घर
कैसे बनाए। अब रोजमर्रा जो मामलात हैं कि रोटी पूरी नहीं होती तो घर कैसे बनाए। बिजली का बिल आप देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, आप गैस की कीमत देखें, आप यूटिलिटी स्टोर की कीमतें देखें, आप ग्रासरी की कीमतें देखें, आप सब्जियों की कीमतें देखें। आप हमारा चैनल रोजाना देखता रहता है, आज भी ये खबर छपी हुई है कि सब्जियों की कीमतें जो है वो ऊपर हो गया, टमाटर की कीमत जो है वो बढ़ गई है, प्याज की कीमत बढ़ गई है। तो आम बंदा घर कैसे बनाए। ये सब, और ऊपर से एलडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए। एलडीए को चाहिए कि मैं इस चैनल की विसासा से गुजारिश करूंगा कि वो डेवलपमेंट चार्जेस में जो सार्फिन है, जो अलाटी है, उनको सब्सिडी दे, सब्सिडी दे। सब्सिडी देने की क्या जरूरत है, ले ही ना, क्या फर्क पड़ेगा, ले ना, कितने का फर्क पड़ जाएगा, ये सारी। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आप ताखीर करते हैं जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, तो उससे कहीं ज्यादा पैसे उस पर खर्च कर जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जो प्रोजेक्ट 2018 में 24 से 30 अरब में बनने थे, आज वो 84 अरब के हो गए। फिर इशू ये है ना, देखें, एक तो आपने बात जहां से स्टार्ट की थी वही आ गई, एक तो सब लोग सियासत कर रहे हैं, दूसरा सब लोग जेबों में पैसे डाल रहे हैं, तो फिर ये काम इसी तरह से रहेंगे। मुझे ब्रेक खजाने की परवाह नहीं है किसी को। जी ऐसे ही है। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब तो अगली खबर की तरफ आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और हर रोज आपको बता रहे हैं कि जी पुलिस डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। कोई काम नहीं करना चाह रहा, कोई काम नहीं करने दे रहा, कोई आना चाह रहा है, कोई जाना चाह रहा है। करने दे रहा, काम कर तो रहे हैं। सीसीपीओ साहब इतना काम जबरदस्त कर रहे हैं, आप गुजरात तक फोर्स लेके जा रहे हैं। हाँ। आप अंदाजा लगाएं, और उसके बावजूद हालात ये हैं कि हमला हो जाता है। काम कर तो रही है पुलिस, क्यों नहीं कर रही? काम कर तो रही है पुलिस, कैमरे लगा रही है ज़बान पार्क के आसपास। आगे चल के बता देती हूँ, पुलिस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल खबर है। हर रोज हमारे रिपोर्टर खबरें दे रहे हैं, इरफान आबिद, के पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस का काम नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है जी, आईजी पंजाब के छुट्टी पर जाने की वजह से एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर की तरक्की का अमल जमूद का शिकार है, यानी रुक गया है। छोटे अफसरान में मायूसी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो रैंकर अफसर हैं, जो पीएसपी अफसर हैं, उनकी प्रमोशन होने नहीं दे रहे। अब एक जो एएसआई या भर्ती होता है, वो बेचारा सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पर रिटायर हो जाता है, उसको चाहिए कि एसपी और डीएजी तक जाए, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि पीएसपी अफसर उनकी प्रमोशन नहीं होने देते। अब ये देखें, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, जो रैंकर है, ये तमाम की तमाम रैंकर है, जो 14 घंटे रोजाना 16 घंटे ड्यूटी भी करते हैं और सारा काम भी यही करते हैं। और नंबर जो है वो पीएसपी अफसर अपने टांग लेते हैं, नंबर बना लेते हैं, पीएसपी अफसर जो बना लेते हैं नंबर, और रैंकर काम करते हैं ड्यूटी पर। सारा दिन बेचारे भूखे ड्यूटी करते हैं। जमान पार्क के बाहर आदमी, मैं कल गया था, वहां से बेचारे खड़े हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रमोशन का अमल जो है वो बड़ा सुस्त हो रहा है। इस पर आईजी पुलिस जो नए आए हैं, कमर शाहरुख को नोटिस लेना चाहिए। हकदार खोकर साहब ने यही कहा कि ये लोग अपनी जान हथेली पे लेकर आओ, सब खड़े हैं। अब जितने शहीद होते हैं, आप देखें, जितने शहीदों की अगर लाश देखें तो आपको सारे रैंकर पुलिस वाले नजर आएंगे, कोई पुलिस वाला पीएसपी अफसर आपको नजर नहीं आएगा। शहीद या गोंदल साहब के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो फहरिस्त में अगर आप देखेंगे तो सारे रैंकर आपको नजर आएंगे। रैंकर जो है कुर्बानियां देते हैं, लेकिन रैंकर की प्रमोशन नहीं होती। नए आईजी जो जिन्होंने चार्ज लिया, कमर शाहरुख का, मैं इनसे इस प्रोग्राम की विसासा से मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पर रैंकर पुलिस अफसर, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, इनकी प्रमोशन के लिए जो बोर्ड है वो फौरी तौर पर इजलास किया जाए, और जितने भी पेंडिंग केस है वो सारे के सारे फौरी तौर पर निपटाए जाए। रूल्स होते होंगे कि इतनी देर बाद प्रमोशन हो? जी बिल्कुल, 5 साल बाद अगले ग्रेड में प्रमोशन हो जाती है, लेकिन ये 15 20 साल से बैठे हुए हैं। और 2007 से जो इंस्पेक्टर बैठे हुए अभी तक वो डीएसपी नहीं बन सके बेचारे। अभी 2007 देखिए आते हैं, फिर भी आते हैं लोग, क्यों नहीं आते? और जो कुकर साहब ने बात की है कि रैंकर्स जो पुलिस एहलकार हैं, असल में तो आपकी जो पुलिस फोर्स है ही वो, हाँ, असल में काम वो करने ये जो पीएसपी की आप देखिए, ये तो शानदार प्रोटोकॉल लेकर दौड़ लगाएं 6-6 किलोमीटर तो ये लगाएं, ट्रेनिंग करें तो ये करें, टेस्ट दें तो ये दें, कद का मामला हो तो ये इनका मामला हो, छाती अगर इनकी कम निकले तो इनका मामला है। तो ये सारी चीज़ें तो ये क्वालिफाई करके आते हैं। और फिर जो सबसे बढ़कर जो अगर आप शहादतों की फहरिस्त देखें तो ये जो वही कांस्टेबल आपको मिलेंगे, हवालदार मिलेंगे, एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स, डीएसपी, तो बहुत कम है। अल्लाह ना करे कि उनकी तादाद इसमें बड़े जो पीएसपी ऑफिसर्स हैं, लेकिन इसमें चूंकि कोई भी काम जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं ना, ये लोग मेरिट पर नहीं हो रहा। मेरिट अगर हो आपके मुल्क में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चीज़ें चलें तो फिर किसी को शिकायत नहीं रहेगी। अगर 3 से 4 साल या 5 साल तक एक ब्यूरोक्रेट का एक एएसपी जो है वो एसपी लगने की पोजीशन में हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं ये जो एएसआई है या हवलदार है। आपको पता है कि
सारी सर्विस गुजर जाती है। लोग अगर कोई हवलदार बन गया तो हवलदार ही रहेगा, वो ASI बनता ही नहीं, उसको बनाते ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 60 साल की उम्र में 60 साल सर्विस के बाद अगर कोई रिटायर होता है, 30 से 35 साल तो नौकरी की होती है, तो वो हवलदार रिटायर होगा तो उसको क्या कल को ग्रेजुएटी मिलेगी या क्या पेंशन मिलेगी। तरक्कियां ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो निगलेक्टेड रहते हैं, और इसमें कसूर जो है वो हमारी हुक्मरान अशराफिया का है, जो अपने घरों के बाहर इनसे सिक्योरिटी तो करवाती है, लेकिन इनकी तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं करती। और कह रही हैं आप अभी फहरिस्त निकालेंगे तो आपको सिक्योरिटी एहलकार, अब जमान पार्क के बाहर KPK से लोग आए, KPK से सिक्योरिटी एहलकार आए, उनकी तरक्की की बात होगी तो ये तरक्की की बात कोई नहीं करने वाला। और दूसरा, ये तरक्कियां ना होने से पुलिस में ये जो आजकल सियासी मदाखलत उरूज पर है, इस सबसे आवाम जो है वो किस हद तक मुतासर है। चोरियां, डकैतियां और अब जेब तराश शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। सो आप खबरदार भी रहें, होशियार भी रहें। खबर क्या है आके आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और ख़बर हमारे पास ये है जी, ये जो पुलिस के बड़ों में लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर जो सियासत इन्वॉल्व हुई है, काम कोई नहीं कर रहा, तरक्कियाँ रुकी हैं वो एक तरफ। अब जो लोग डिप्यूट हैं वो भी बस अपनी ही भाग दौड़ में लगे हैं या फिर अपने थानों में बैठ के वो भी रेस्ट कर रहे हैं। वो जो नाके नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस चीज के, वो भी जो लोग डिप्यूट है ना, वो कहाँ डिप्यूट हैं, वो IG ऑफिस की सिक्योरिटी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं वो जमान पार्क की सिक्योरिटी के लिए मामूर है, वो ज़हूरलाई की सिक्योरिटी, ज़हूरलाई रोड की 20,000 से जायद वारदातें एक माह में हुई हैं और शहर लाहौर में हुई हैं, सिर्फ जेब बिल्कुल। लाहौर में बताऊं कि सारी पुलिस तो VIP सिक्योरिटी पर लगी हुई है, और जो आम शहरियों के हिफाजत के लिए पुलिस को नहीं लगी हुई। और अगर कोई 15 पर कॉल करे तो 15 पर कॉल पर असर ही नहीं होता, और अगर 15 कॉल पर वो पुलिस वाले आ भी जाए तो लोगों की FIR ही दर्ज नहीं होती, और जब FIR दर्ज नहीं होती और थाने के जो SHO है वो सारे VIP ड्यूटी पर, लोग जो डाकू है उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। और देखिए, मेरी अपनी बाइक चोरी हुई है और घर के बाहर से चोरी हुई है, CCTV फुटेज के बावजूद कुछ पता नहीं चला कहाँ पे है। देख लें, बहुत सारे लोग हैं। देखिए ये हालात हैं, हमारे साथ ये हो रहा है तो बाकी क्या होगा। और सिर्फ FIR कट गई, उसके बाद कुछ पता नहीं। और जो मज़ीका खेज बात यह है कि जो मैसेज आता है ना, उसमें मैसेज आया कि आपकी FIR कट गई है और आपका जो तफ्तीशी अफसर है वो फलां और नीचे खाली है, बस उसका पता ही नहीं है कौन है। आपके साथ तो फिर ये हो गया कि ये भी शर्माई नहीं। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अभी हम जिक्र कर लेते हैं जी मकबूल तरीन जोड़ी, जिसके बारे में कुछ खबरें बाज़गश्त कर रही हैं और ख़बरें बाज़गश्त कर रही हैं उनकी अलहदगी की। आप सभी लोग जानते हैं मकबूल तरीन जोड़े जिनका अक्सर हम जिक्र भी तस्करा भी सुनते थे, सानिया मिर्ज़ा, शुएब मलिक, इनकी राहें जुदा होने की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं। ऑल्दो दोनों तरफ से अभी इस मामले पर चुप है। सानिया मिर्ज़ा ने कुछ दिन पहले अपनी पिक्चर भी वर्जिश करते हुए अपलोड की, लेकिन खामोशी है इस मामले पर, तो बिल्कुल खामोशी है। अलबत्ता हर तरफ इनकी अलहदगी की खबरें जो हैं वो हम देख रहे हैं, बाज़गश्त कर रही हैं। ये मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन 1 दहाई हो चुकी है, दोनों जो हैं वो शादी के बंधन में बंधे, पसंद की शादी हुई और फिर हमने सोशल मीडिया पर एक धूम सुनी इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। दोनों ने जिस तरह से अपनी शादी को निभाया, जिस तरह से टाइम गुजारा, मुख्तलिफ TV शोज़ में भी हम देखते रहे, और ये शादी हमने देखा कि मिसाल भी रही। और फिर अभी कुछ देर पहले इन्होंने अपने बेटे की सालगिरह की तस्वीरें भी अपलोड की, जो कि आपको दिखा भी रही हैं। लेकिन अब एकदम ऐसा क्या हुआ, सोशल मीडिया पर डिफरेंट चीज़ें भी सामने आ रही हैं, रीज़न भी बताई जा रही है, लेकिन जब तक जोड़े की जानिब से नहीं बताया जाता कि इन खबरों में कोई सदाकत है, मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं कि इस तरह के रिश्तों में कोई नोक झोंक भी हो जाती है, गुस्से हो जाता है। लेकिन जब तक दोनों तरफ से चुप नहीं टूटेगी तब तक पता कैसे लगेगा कि आया हुआ क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर अलहदगी की खबरें जो हैं वो बाज़गश्त कर रही हैं, लेकिन हमारी दुआ यही है कि ऐसा कुछ ना हो, इसमें कोई रियलिटी ना हो, क्योंकि ये मकबूल जोड़ा जो कि हमेशा से हमने देखा कि जी सोशल मीडिया की भी जीनत बना रहा, मीडिया की जीनत भी बना रहा, हर जुबान ज़दे आम भी रहा, तो हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी ऐसा कुछ हो। हकीकत के लिए अभी मेरे ख्याल से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। खुद से कुछ कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी बाज़गश्त कर रही हैं सोशल मीडिया पर। हमने आगे बढ़ना है, वीकेंड है, आपको बताना है जी, आप अगर कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, अगर कोई मूवी देखना चाह रहे हैं, ऑल्दो कल बड़ा मैच है, वो मैच भी आपने देखना है, लेकिन अगर मूवी देखना चाह रहे हैं
मैच के हवाले से और एक बार फिर से 92 की याद ताज़ा होने जा रही है और एक बार फिर वो तमाम चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं। लेकिन इस बड़े मैच में एक बड़ी चीज़ ये है कि बारिश भी रंग में भंग बनने को तैयार है। अब ये रंग में भंग होगा कि बेहतरी होगी, दोनों टीमों की कारकर्दगी कैसी उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर तो लाहौरिये जो है वो अपनी टीम को बेहद सपोर्ट कर रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं। आप किसी से ये पूछ लें सिर्फ कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो चलेगा, पूरे आपको मशवरे लोग देना शुरू कर देते हैं। सो मैच के लिए जहां तमाम लाहौरिये, पूरी कौम, बल्कि पूरी दुनिया में इस मैच की बाज़गश्त हो रही है, इतना बड़ा ये मैच होने जा रहा है। तो हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मैच को लेकर? पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आपकी? टेंस। मैं पूछने लगी थी, एक्साइटेड हैं, टेंशन में हैं, फीलिंग्स क्या हैं? फीलिंग्स ये है कि मुझसे किसी ने कल पूछा था, मैंने कहा देखें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, ओवर 1 मिलियन एक्सपैट्रिएट्स हैं इंग्लैंड में, वो किसको है। लेकिन इस बड़े मैच को लेके जो सबसे बड़ा वो कहते तलवार लटक रही है, वो मैंने कहा रंग में भंग बनने को तैयार है। बारिश के चांसेस हैं, बारिश के तो दोनों दिन चांसेस हैं, लेकिन ये होता है, मेट ऑफिस तो कह देता है कि भाई बारिश होगी या लाइट शावर्स एंड ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन हैं, अगर तो होता है, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, मैं कहता हूँ हो जाए, जॉइंट हम कर लें, जॉइंट कर लें, क्योंकि हमारे रिलेशंस इंग्लैंड के साथ बेहतर हैं बनिस्बत के इंडिया के साथ। तो वो आप तो बताएं पलड़ा किसका भारी है, फिर हम खिलाड़ियों की तरफ आएंगे। अच्छा, ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है एक बड़ी अच्छी निटेड साइड है और ये बड़ा वो कहते हैं ना प्रिडिक्टिव खेलती है, प्रिडिक्टेबल है। हम अनप्रिडिक्टेबल है, हम तो कब से बाहर हो गए। हेल स्टॉर्म ने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया का टोटली। मैंने पहली तो बड़ी देर के बाद देखा है कि हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी साइड है, वो ऑर्डिनरी साइड नहीं है, लेकिन आपने उसको डोमिनेट कर दिया, टोटली डोमिनेट किया। और मैं कहता हूँ कि अब वो कह रहे थे कि प्लीज़ मैच ख़त्म कर दो खुदा के लिए, क्या हो गया ये। बट ये गेम है, ये इस तरह हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है। हम 43 पे भी आउट हो गए साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो ये हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने खेलना है, दबंग किस्म के खेलना है। और लड़कों को वो मैच प्रैक्टिस नहीं है, इमीडिएट मैच प्रैक्टिस नहीं है, जो कि इन कंपैरिजन हमारे लड़कों में है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो आई थिंक दैट मे प्ले मे बी 0.5% चांस, बट स्टिल वो जो फीलिंग होती है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि बाहर बैठ के मैं अना आपको बताऊं, मैंने कम से कम कोई 2 मिलियन रन्स किए हैं, और फिर मैंने बाहर बैठ के कोई 50 मिलियन आउट भी किए हैं, 10 मिलियन स्टंपिंग की है। लेकिन अंदर जाता हूँ ना, ये वो गेम नहीं होती। बाहर बैठ के सब क्रिकेट खेल लेते हैं, फीलिंग्स जो है ना वो अलग ही होती है, वो अंदर ग्राउंड में होती है। तो हम बाहर बैठ के बड़े वो कह देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अंदर की क्रिकेट अंदर है, बाहर की क्रिकेट बाहर है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो व्हाट डू यू थिंक, पहले बॉलिंग होनी चाहिए, बैटिंग होनी चाहिए? टीम पाकिस्तान के फेवर में आपको क्या नजर आता है? अगेन मेरा अपना एक व्यू है इस पे कि आप इस पे ना बैंक करें कि अगर आप ये होगा तो ये हो जाएगा। नो, जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, ये आपका टेस्टिंग लेवल है, और ये अल्टीमेट क्रिकेट है, ये अल्टीमेट। और इस क्रिकेट के अंदर आपने हर सिचुएशन को देखा। टॉस हार गए, ये करेंगे, टॉस जीत गए, ये करेंगे, लेकिन वो माइंड फिक्सेटेड नहीं करना लड़कों को कि अगर हो गया तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती। आपको एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता है, दूसरों को भी एडवांटेज मिलता है, और इसको मैं कहता हूँ साल भी बुलंद हुआ, कौम की उम्मीदें भी वाबस्ता हो गई। सो ये तमाम चीज़ें आपको लगती हैं कि कुछ बेहतरी परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा सकती हैं, कुछ पिछली परफॉर्मेंस बेहतर दिखा सकती हैं? देखिए, इंग्लैंड के जो है वो एनालिसिस करने वाले बैठे हुए हैं, हमारा सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, वो मिनट टू मिनट, बॉल टू बॉल वो देख रहा है कि क्या करना है, फिर वो हमारे लड़कों को बताएगा। इनकी आप जैसे आपने कहा एक टीम प्लानिंग होती है, अगर वो आएगा तो आपने क्या फील्ड सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये बाबर आजम है या रिजवान है, आई एम श्योर इनका वो करेंगे, वो थोड़ा सा शॉट मार के करेंगे कि इसकी इनिशियली इसको पुल शॉट पे आउट कर लो, या मिस टाइम हो जाए, मिस हिट हो जाए। सो ये तो आप हर ये जो होती है ये प्लानिंग बॉलर को बताते हैं। उसकी आमरी जो होती है तेज होती है। 6 to 1 आपका चांस होता है एज अ बॉलर बैट्समैन को आउट करने के लिए। बैट्समैन का 1 है, बॉलर के 6 हैं। तो 6 के अंदर
अगर वो एक्सपेरिमेंट 2 चौके खा के एक्सपेरिमेंट करके अगर कोई भी विकेट ले ले, पाकिस्तान हो इंग्लैंड हो, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है और वो आपको एडवांटेज मिल जाता है। जिस बंदे ने 100 करना है, 50 करना है, तो आपको उसको 8-10 रन में आउट कर दोगे तो व्हाट एल्स। बिल्कुल। और उसके साथ ये होता है कि दूसरी टीम का आप जो उनके जो कॉम्बिनेशन बनी होती है उसमें भी झटके लगते हैं। हाँ, कि अगर आपने इस तरह जाना है, फिर आपने इस तरह आना है, ये आना है। लेकिन लड़कों को हर मैच से पहले आना वो पेट में कहते हैं वो बटरफ्लाइज होती हैं। बटरफ्लाइज के लिए हमारे जब मेरे कैप्टन थे आसिफ इकबाल, तो उन्होंने कहा था कि अंदर जब जाओगे तो अंदर जाके पहले नो यस ये तुम ज़ोर ज़ोर से बोलोगे तो उसमें ये होता है कि आपकी जो इंटरनल एंजाइटी और टेंशन्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हमने यही, हाँ, मियादाद था, जावेद था, हमने हमारा इकट्ठे डेब्यू हुआ वर्ल्ड कप में, तो हमने वो सीखा और हर मैच में उसके बाद ये मैंने इस्तेमाल किया, बाकियों ने भी किया आई एम श्योर। क्योंकि जब आप अंदर जाते हो, कोई भी हो, आज मैंने 100 किया, कल आपने 0 कर दिया, परसों फिर 100 कर दिया या 50 कर दिया, तो गेम टू गेम आपने जाना है। लेकिन आपकी जो एंग्जाइटी होती है कि यू नो आपकी जो मैच की, वो यही होता है, तो आपने अपने आप को कंडीशन करना। बड़ा मैच है, स्ट्रेस भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी, लेकिन इसके लिए भी तैयारी पहले से ही आपको करके रखनी पड़ती है। बॉलिंग लाइन कैसी देखते हैं पाकिस्तान की, कितना चल सकती है, कितना सपोर्ट कर सकती है? ये मैंने देखा कि पिछले मैच में नसीम थोड़ा सा वेवर्ड हुआ है। मैं नसीम पे काफ़ी बैंक करता हूँ। नसीम बड़ा अच्छा फाइंड है पाकिस्तान का, ये और भी इंशाल्लाह रिफाइन होगा। हमारा अफरीदी इंजरी के बाद आया और आपने देखा कि ये जो इसने जो बॉलिंग की है, एक LPW चले वो प्लेड ऑन हो गया, दूसरे पे फिर उसने आउट कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शाहीन शाह अफरीदी ये इनिशियल अगर हमें ये अगर क्रिकेट में अगर भी बड़ी होती है ना, अगर बत्ती जल जाए तो बड़ी बात है, नहीं इस तरह नहीं होगा। अगर वो हो जाता है दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि जो नंबर 3 होता है, नंबर 4 होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ जाती है, बिकॉज फिर उन्होंने टीम को आगे लेके चलना होता है। लेकिन हेल्स और उसके जो पार्टनर है, आई थिंक यू नो दिस विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान का अटैक इज़ मच बेटर देन परहैप्स व्हाट इंडियाज़ अटैक वाज। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें जी, हम देख रहे हैं भरपूर दोनों टीमें तो प्रैक्टिस कर रही हैं। ये प्रैक्टिस सेशन और इस प्रैक्टिस में खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखते हुए उनकी पोजीशन अप एंड डाउन करना ऑब्वियसली प्लानिंग का हिस्सा रहती हैं। कितनी बारीकबीनी से इनको मॉनिटर करना पड़ता है? देखिए, जो आपका टीम कॉम्बिनेशन है, जिसके कॉम्बिनेशन से आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान अनचेंज खेला है, जो भी जीता है वो अनचेंज खेलता है। वहाँ ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, ये है डू और डाई, सिंपल एज दैट। और इस डू और डाई के अंदर जो नेट प्रैक्टिस होती है, मैं हमेशा इंसिस्टेंट रहा हूँ कि आपके जो ये वनडे और T20 T10 के जो क्रिकेट है फॉर्मेट है, इसके अंदर आप मिडिल एंड लोअर मिडिल ऑर्डर को लंबी बैटिंग कराओ, सही, उसको लंबी बैटिंग कराओ और उसको फुल फोर्स से लंबी बैटिंग कराओ। क्योंकि कहीं भी अगर आपका इन दी इवेंट ऑफ अ कोलैप्स, जो कि हो सकता है, उस कोलैप्स के अंदर ये लड़के भी जाके सही खेलें। ये नहीं कि उनको वो 15 मिनट बैटिंग करा दी और यू नो वो बॉलर्स भी कैजुअल बॉलिंग कर रहे हैं। नो, टीम कोच इसको इंसिस्ट करना है कि जो फास्ट बॉलर है या स्पिनर है उसी तरीके से गेंद करे जो उसने मैच में करनी है, ताकि उसको मैच प्रैक्टिस मिले। ये नहीं है कि अंदर जाके एक फिगरेटिव आप वो नेट प्रैक्टिस करें, उस तरह नहीं है। और फील्डिंग के अंदर भी यहाँ जो एक और जो बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेलबर्न बहुत बड़ी ग्राउंड है, इसके अंदर जब फॉर एग्जांपल्स आप रनिंग करें तो कोशिश करें कि जो 4 है वो आप रन करके बनाएं। चौका मुश्किल है, बहुत बड़ी ग्राउंड है ये, अनलेस आपका वो कहते हैं ना स्वीट स्पॉट पे हिट कर जाए गेंद तो आप कर लेंगे चौका। लेकिन ये यहाँ आपको रनिंग ज़्यादा करनी है। और दूसरा, हम क्या करते हैं जब थ्रो करते हैं, इस ट्रैजेक्टरी से करते हैं। बिल्कुल, हमने थ्रो करनी है इस ट्रैजेक्टरी से। अच्छा। लो, ये जो टाइम है इसको बचाओ, आपने इस ट्रैजेक्टरी से। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस आप देखो वो यही करते हैं, नीचे करते हैं। तो वो ये भी आपको एड्रेस करना है, लड़कों को बताना है कि ये छोड़ दो, नीचे लो थ्रो करो, ताकि गेंद जल्दी पहुंचे। सेफ आपके लिए थोड़ा सा ना रूम रहता है। तो ये बड़ी बड़ी चीज, छोटी छोटी रिफाइनमेंट है, लड़कों को सबको पता है, वो करेंगे। लेकिन जरा कोच होता है वो पेप टॉक देता है, कैप्टन पेप टॉक देता है, सब देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। हमारे साथ कॉलर है जी ताहिरा लाहौर से। जी ताहिरा, क्या कहना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। सर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मैंने ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ये जो बाबर आजम की और क्या कहते हैं रिजवान की जोड़ी है, इसमें पहले इन्होंने कितना यानी कि मिस्टेकें की है इन लोगों ने, लेकिन अब इनकी यानी कि माशाल्लाह जोड़ी काफी बेहतर यानी कि चल चुकी है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी की टीम को थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए? अच्छा जी, हम पीजे मीर साहब से जान लेते हैं। ताहिरा आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोग नाराज भी बड़ी जल्दी होते हैं, मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, फिर धूम भी सोशल मीडिया पर चल जाती है। अब आप क्या सजेस्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि चेंजेस लानी चाहिए, किस किस्म की चेंजेस चाह रहे हैं लोग? देखिए, चेंजेस जो है इस मौके पे चेंज नहीं बनता। वो आपने कहा डू एंड डाई वाली सिचुएशन, ये डू एंड डाई सिचुएशन है। आप इसी तरीके से खेलते आए, ठीक है, उनका पॉइंट है। अच्छा, आपने अपने आप को रीवैल्यूएट करना होता है ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाके, क्योंकि जो कहते हैं ना, एक सक्सेस आपके सामने आ रही है, तो उस सक्सेस को आप एक्सपेरिमेंट ना करें, नॉट इन द फाइनल्स एनीवे। सो आप जिस तरह खेल रहे हैं खेलते रहे, और इन्होंने कहा इन दोनों की जो जोड़ी है, इनको काम करना पड़ेगा एक घोड़ी की तरह दोनों को। ये रिजवान और ये ना बाबर की घोड़ी होनी है। कौम की उम्मीदें इनसे बहुत ज्यादा हैं। सो इनकी जोड़ी के हवाले से बहुत सारे लोग, पीछे कॉल्स भी आ रही हैं। हम दोबारा आएंगे वापस जब ब्रेक से, तो आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खलीलुर रहमान साहब, बाबर की जगह अगर मोहम्मद हारिस को उतार दिया जाए, कैसी लगती है? देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये, हम इमोशनल हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं हैं। हारिस ने 2-3 मैचेस में परफॉर्म किया, वेरी गुड, उसमें टैलेंट है, उसका लंबा फ्यूचर है। आप उसको नेचुरली ग्रूम होने दो। आप इमीडिएटली, आपने देखो ना, बाबर आजम को इमीडिएटली कैप्टन बना के, वो तो प्लेयर रहा नहीं जब वो कैप्टन था। बिल्कुल, उसको कैप्टनसी हटी, आप देखो वापस आ गया वो। सो आपने लड़कों को उस तरह रखना है जितने उनकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के बाहर नहीं आपने करना। एक्सपेरिमेंट आप करते रहो। अब फॉर एग्जांपल, जब आप देखते हैं कि 19-20 हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैथ्यू मॉट है इस वक्त, वो इंग्लैंड का कोच है। अब उसने वो लेके आ रहा है, उसको डेविड मैलन को कह रहे हैं कि शायद ये वापस आ जाए, यू नो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो वो लड़कों के नाम ले रहा है, लेकिन हमने तो अब उस पर चेंज नहीं करना। हमारे पास अच्छी टीम है, इस टीम के साथ आप आगे जाओ। आगे बहुत क्रिकेट पड़ी है। देखो ना, ये तो आप 13 साल के बाद अब आप दोबारा आ रहे हो सेकंड लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। पहले इंग्लैंड भी 2010 में ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया उधर वेस्ट इंडीज में, ये भी उसका एक रिटर्न है। आपने खुद ही कहा ना कि हम थोड़े से जज्बाती कौम है, तो हम चाहते हैं जो अभी हो रहा है बस उसका रिजल्ट सामने आ जाए। हमने लॉन्ग टर्म देखना है। अभी तो ये मैच खत्म होंगे, आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है, यहाँ उसके मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस। देखे ना, अब आपने यहाँ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, एक फास्ट फॉर्मेट भी खेल लिया वहाँ। अब यहाँ टेस्ट मैचेस, डिफरेंट विकेट्स, डिफरेंट क्लाइमेट एंड डिफरेंट अप्रोच टू द गेम। तो ये अब एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है। आपने सही कहा, आगे एक लंबा हमें रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। अच्छा जी, हमें अबरार ने ज्वाइन किया है। जी अबरार, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अबरार, कहिए, आवाज आ रही है, बताइए क्या पूछेंगे? मैंने पूछना था कि वो बाबर आजम जो वन डाउन नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है? अगर मोहम्मद हारिस ओपन आ जाए। ठीक है जी, अगेन वही क्वेश्चन, मतलब लोगों के जहन में है ही बस यही सवाल। देखिए, ये जब देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा ना, बाहर बैठ के हम बड़ी रन्स कर सकते हैं, टीमें बना सकते हैं, हर चीज। ये तो प्रैक्टिकलिटी अंदर होती है ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल। बाबर लोग, मुझे समझ आ रही है कि कहाँ से ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बिकॉज लोग बाबर पे बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत डिपेंड। बिल्कुल आपने, और ये गलत है। आप डिपेंड ना करें किसी को। ये 11 आदमियों की टीम है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक की नहीं है। तो जब आप हमने तो डिपेंड करना शुरू कर दिया था ना 3 पे, वो 3 पे छोड़ दो। आप राइट अक्रॉस जाओ। आपको टेल ने भी मैच जितवाए, सही, जो नसीम के 2 छक्के देख लें, वो ना होते तो मैच गया था। सो ये चलता रहता है। आपने कंसिस्टेंसी और अप्रोच को देखना है कि अप्रोच कैसे। अब इसके अंदर आप शान मसूदा बंदर आया, क्या जबरदस्त खेल रहा है लड़का, क्या मेरी नजर में तो फ्यूचर कैप्टन है पाकिस्तान का। वो समझता है क्रिकेट को, और थिंकिंग प्लेयर है वो। तो हमें ऐसे लड़के चाहिए कि जो कि आगे आए। यस, हारिस का बिल्कुल उनका अच्छा सवाल है। हारिस का टाइम आएगा, हारिस का टाइम आएगा।
जब ऐसा ऐसा आपका जो प्लेयर्स बाहर जाते जाएंगे, नए लड़के आएंगे और वो खेप आप पूरी करते रहेंगे। सही, कुछ सजेशन देना चाहेंगे खास तौर पर ये मैच लवर्स को भी जो बड़े जज्बाती हो रहे हैं इस बड़े मैच को लेके? अच्छा, ऑल्दो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि उन्होंने अपने प्लान कल के जो है वो कैंसिल कर दी हैं मैच की वजह से। तो इतनी प्लानिंग इस मैच की जा रही है, तो हमें दुआ तो करनी है, थोड़ा सा हौसला भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है ना। अना, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त इतनी डिस्पॉन्डेंसी है। हाँ। ये एक खुशी का मौका है। बिल्कुल, आपने सही कहा, एक खुशी का मौका है कि पाकिस्तान की टीम, सबकी टीम आज वर्ल्ड कप के एक प्लेटफॉर्म पे फाइनल खेल रही है। बिल्कुल, और इसको हमें एंजॉय करना है, सपोर्ट करना है। जीतेंगे, वेरी वेल डन एंड ग्रेट। अगर अल्लाह ना करे अगर हारते भी हैं, इट डजंट मैटर, यू रीच द टॉप। खेल है ना, ये खेल है, यू रीच द टॉप। और आप लोगों ने, हमारी टीम ने लोगों को खुशियां दी हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि आप फाइनल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है वाकई, और ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि फाइनल खेल रहे हैं। सो बहुत सारी दुआएं हैं जी हमारी टीम के साथ। गुड लक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।